नियम लाए गए इनकी लाने की आवश्यकता थी? नहीं मैम, इसकी आवश्यकता नहीं थी। जी मैम, आप बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले से ही रिजर्वेशन चल रहा था SC ST के लिए, ठीक है। अब दोबारा लाके सरकार ने हम लोग को बांटने का काम किया है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के। आपको भी पता है कि BHU के गेटों पे क्या लिखा हुआ था, और क्या बोलते हैं JNU के गेटे पे भारत बढ़िया, भारत बनिया, ब्राह्मण बनिया, भारत बनिया, देश छोड़ो। मैम तो आप बताइए मुझे, क्या इसकी जरूरत थी? आज आपने लाके हमें किसी से जात पूछ के उससे बात करने के लिए आपने बाध्य बना दिया हमें। मैं जात पूछूंगा तभी आपसे बात करूंगा, वरना मैं बात नहीं करता। हो सकता है आपका विचार बने, आपकी विचार बदलेगी, मेरा तो जीवन बदल जाएगा। आपका विचार बदला, आप चली जाओगे, मेरा तो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था। जब संविधान सभा का गठन हुआ था SC ST के लिए, दलितों को रिजर्वेशन देने के लिए, तो भीमराव अम्बेडकर ने इसका जो है समर्थन किया, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। अब बताइए हमारा इस समाज में जो आज रेलवेटी लेट आया है, इसमें आप बताइए कि UGC में क्या हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई होगा? कोई नहीं होगा। ये जो नियम लाए गए हैं, आपको लगता है कि जो पहले जातिवाद भेदभाव की संख्या बढ़ रही थी, वो इन नियमों की वजह से संख्या कम हो जाएगी? नहीं मैम, जनसंख्या और बढ़ेगी। क्योंकि मैं आपसे जात देख के बात करूंगा। मैं जनरल कास्ट का हूँ ना, आप SC ST से हो, मैं बात ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं बात करूंगा? क्योंकि मुझे अपना लाइफ सिक्योर करना है ना। आप बताइए ऐसी कौन सी ऐसी जॉब है, डिग्री रद्द हो जाएगी, जेल हो जाएगी 3 साल की बिना कुछ रिप्रेजेंटेटिव किए हुए, ठीक है। आप बताइए मुझे जेल होने के बाद मुझे कौन सी सरकारी नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो जाति व्यवस्था बढ़ेगी कि घटेगी? आप बताइए, मुझे घटेगी ना। मैम क्या जरूरत है? SC ST एक्ट में आपको पता है 95% फर्जी केसेस चल रहे हैं। आप बताइए इसमें भी तो फर्जी केसेस हैं। किसके लिए हैं? जनरल वालों के लिए हैं। आज तो मैम बांट दिया ना सरकार ने हम लोगों को। फॉल्स एलिगेशन की संख्या और जो स्वर्ण समाज के बच्चे हैं उनके लिए परेशानी झेलनी पड़ सकती है नियमों की वजह से। जी मैम, वही तो है, वही तो प्रताड़ित है, और कौन है? SC ST के साथ साथ जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को भी इसमें रख दिया जाता तो कुछ दिक्कत हो जाती क्या? नहीं मैम, तो नियम लाने की जरूरत ही क्या थी? अगर SC ST को सब में अगर एक ही जात में रखना था तो नियम क्या थी? पहले से ही सब कॉलेज में नियम चला। देखिए मैंने, अपवाद हर जगह है ना, लेकिन अपवाद को देखते हुए बांटना नहीं चाहिए। सरकार ने हमें बांटने का काम किया है। और मैं बता रहा हूँ, पूरा स्वर्ण समाज जितने भी हैं आप देख रहे हैं, सब जो है अग्रेसिव हैं। अगर सरकार ने रोल बैक नहीं किया तो मैं सरकार के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, 2027 में UP में और 2029 में यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगी UGC कानून वापस नहीं हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र सब सड़कों पे उतरेंगे और 2027 में UP में बता देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। UP की बात करी है, नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद। आपकी ही उम्र के युवा बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये नियम वापस लिए गए तो हम जन आंदोलन करेंगे, हम महारैली करेंगे। जी मैम, चंद्रशेखर रावत बहुत अच्छे ही नेता हैं। रावण क्यों कहते हैं? जी मैम, अब तो ठीक है, अब उनको कहते हैं, मुझे तो इनका फैक्ट नहीं पता, अब तो वही बताएंगे। लोकतंत्र है, कोई किसी का नाम रख सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चंद्रशेखर रावत को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि उनके लिए पहले से ही कोई फार्म भरते हैं तो रिजर्वेशन उनमें पहले से ही उनको मिलता है, ठीक है, कम फीस में उनका फार्म भरा जाता है, ठीक है। और SC ST एक्ट लाया गया, किसके लिए लाया गया? जनरल वालों के लिए तो लाया नहीं गया, उनके ही समाज के लिए लाया गया। तो मैं आप बताइए, तो उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि ये चीज़ें ला के समाज में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप बताइए, आप एक पत्रकार हैं, पढ़ी लिखी हैं, बताइए ये कानून आ जाने के बाद जनरल लड़का क्या SC ST वाले बंदों से बात करना उचित समझेगा? कभी नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मैम पहले ही, अभी मैम आपने एक न्यूज़ देखा होगा, दिल्ली के पार्षद का आपको तो मैटर पता ही होगा, वहाँ पे 50,000 रुपये का। अब आप बताइए मैम, कानून लागू हुआ तेरा को और एक केसेस आपको लिखने को मिल गया सबसे बड़ा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैम प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण यहाँ पे मिल गया, 50,000 रुपये में सुलह हुआ, ये सब है, सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा ना। आप बताइए, अब पहले केसेस आ गए मैम, तो क्या गारंटी है आगे आने वाले समय में दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा? कोई गारंटी है इसकी? तो नहीं है। जी, क्या नाम हुआ? विश्वजीत प्रताप सिंह मेरा नाम है। मैं हिंदी विभाग का शोध छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय। यह बिल जो आया हुआ है ये सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, कर्मचारियों के लिए ये मॉब लिंचिंग का बिल है, रेगुलेशन है। इसका पुरजोर हम और सामान्य वर्ग सभी लोग विरोध करते हैं। यह बिल से सिर्फ दुरुपयोग बढ़ेगा। यह जाति समानता के लिए नहीं आया है, ये जाति विषमता के लिए बिल आया हुआ है, जिससे ये विश्वविद्यालय सिर्फ जाति संघर्ष का अखाड़ा बन के रह जाएगा। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई SC ST का बच्चा लगाता था एलिगेशन कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ने मेरे साथ कुछ भी भेदभाव या कुछ भी ऐसा शब्द बोल दिया है, तो वो SC का बच्चा जो था वो ना प्रूव नहीं दे पाता था और फाइन भी लग जाता था। तो इसी डर की वजह से SC ST के बच्चे जाके बोल ही नहीं पाते थे खुल के। लेकिन अब इसमें ये चेंज है कि फाइन नहीं लगाया जाएगा। तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं जो अलग वर्ग के, पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। NCRB 2022 का डाटा है कि
32.67% ही दोष सिद्ध SC/ST केस के दोष सिद्ध पाए जाते हैं, जबकि आज OBC इसका समर्थन कर रहा है इस रेगुलेशन का, उसमें 80% 90% OBC के ऊपर ही SC/ST केस लगे हुए हैं। और जिस तरह SC/ST का दुरुपयोग होता था, इसी तरह इसका भी दुरुपयोग होगा। इसमें ऐसा कोई क्लाज नहीं है कि दुरुपयोग करने वाले के साथ कोई सजा होगा, कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमारी तो मांग है कि इसमें 2-3 नियम और बढ़ा दें, और इसमें SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, दिव्यांग हो गया, महिला हो गई, तो सिर्फ सामान्य वर्ग डालने में क्या दिक्कत है? सिर्फ एक बात लिख दें कि सभी के छात्रों के साथ भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव। और क्या UGC, क्या केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर पाएगी कि सामान्य वर्गों के साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या तिलक तराजू और तलवारी विश्वविद्यालय नहीं सुना है? क्या JNU में ब्राह्मण छात्र देश छोड़ो, ब्राह्मण देश छोड़ो, ये नहीं सुना है? भेदभाव तो किसी के साथ हो सकता है, तो हमारे साथ ही अन्याय क्यों? UGC roll back, UGC roll back. ज्ञान पांडे। ज्ञान, आप मुझे बताएंगे कि जो UGC के नए नियम लाए गए हैं, आपको लगता है कि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर पाएंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में? निष्पक्ष तो पहले ही खत्म हो जाता है। आप उसका सेक्शन 3C देखिए, वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है ओनली SC/ST एंड OBC। जनरल के साथ भेदभाव नहीं होता है। ब्राह्मण बढ़िया देश छोड़ो, ये कॉलेज में नारे नहीं लगते हैं। हमारे साथ जब अत्याचार होगा तो वहाँ पे कौन देखेगा? पहला चीज़ तो 3C में हो गया, फिर आप 3E में आइए। डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, मतलब कि मेरा मन किया, अगर मुझे लगता है कि ये भाई मेरे साथ भेदभाव किया, बस लग रहा है, किया कुछ नहीं है, उस पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ये तो 3C और 3E में है। अब उसके बाद हम आगे आते हैं, कोई भी लॉ का बेसिक नियम क्या होता है? किसी भी इनोसेंट के ऊपर कोई भी अत्याचार ना हो, कोई भी इनोसेंट जो है, निर्दोष है, वो किसी तरह इसमें फंसे नहीं। ये मेन होता है किसी भी लॉ का बैकग्राउंड। अब हम इसी लॉ में देख लें, इसमें इतना इसका मिसयूज़ हो सकता है, इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। कोई भी मान के चलिए, अगर मेरा बात किसी को पसंद नहीं आता है, भले उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए हैं, वो जा करके कंप्लेंट कर देगा, और इससे क्या होगा? पॉलिटिकल राइवलरी बढ़ेगी। आज भी क्या होता है ना कॉलेज में, जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, आज भी कॉलेज में क्या हो गया? SC/ST एक्ट है। अगर मेरा किसी से लड़ाई हो गया तो एक अपने SC/ST वर्ग के किसी दोस्त को ले जाऊंगा, उसके ऊपर केस कर दूंगा, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे उतर जाएगा। और ये चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ेगा इससे कि लड़ाई होगी, बंटवारा होगा छात्रों में। और दूसरा चीज़ कि पुलिस का क्या ज़रूरत है कैंपस में? ये इक्विटी स्क्वाड बना करके लोग घुमाएंगे। ये यहाँ पे पढ़ने आए हैं हम लोग, मेरे कई सारे दोस्त हैं यहाँ पर, SC/ST वर्ग के भी और OBC वर्ग के भी सारे दोस्त हैं साथ में। क्योंकि भाई जो लॉ का मिसयूज़ हो रहा है, ये कहाँ तक जाएगा? फ्री फॉल चलता जाएगा। अब यहीं पे अगर हम लोग नहीं रोकेंगे, यहीं पे नहीं बोलेंगे, तो आगे फिर हम लोग के आने वाले जनरेशन, हम तो निकल जाएंगे, 1-2 साल में हमारा पढ़ाई कंप्लीट है, फिर निकल जाएंगे, फिर आगे आने वाले लोगों को दिक्कत होगा। तो जैसे पहले ऐसा होता था कि अगर जो बच्चे SC/ST OBC से आते हैं और उनके ऊपर वो अगर किसी जनरल कैटेगरी वाले पे लगाते कि इसने मुझे जातिवाद या किसी भी तरह का अत्याचार करा है, और अगर वो बच्चा प्रूव नहीं कर पाता था, तो कहीं ना कहीं उसमें डर बैठ जाता था और फाइन भी लगा दिया जाता था। तो इस वजह से शायद SC/ST वालों के लिए वो फाइन खत्म कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं लगती है आपको? SC/ST OBC, मेरा देखिए, इस लॉ में कई अच्छी चीज़ें भी हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन है, कास्टिज्म है, लेकिन इसमें आप इसको बैलेंस्ड लेकर चले ना। बैलेंस्ड कब होगा? जनरल कैटेगरी वालों को भी आप इंक्लूड कर दीजिए। आप जो इक्विटी स्क्वाड बना रहे हैं उसमें सिर्फ SC/ST OBC, अरे भाई हमारे साथ नहीं हो रहा भेदभाव। ब्राह्मणों को, राजपूतों को और कई वर्गों को नहीं दी जाती हैं गालियाँ जाति के आधार पर। जब गालियाँ दी जा रही हैं तो आप उस पर भी तो, उनको भी तो इंक्लूड करिए। इसमें ये नहीं है कि इसमें सिर्फ बुराई ही बुराई है, अच्छी चीज़ें भी हैं। डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, कई लोग सुसाइड करते हैं, बुलिंग होती है, हरासमेंट होता है, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन आप एक बैलेंस्ड वे में तो लेके चलें, यही बात है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो नियम लाए गए हैं वो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी खुद भेदभाव पैदा कर सकते हैं? आवश्यकता थी ये नियम लाने की? बिल्कुल नहीं थी आवश्यकता। इसमें कुछ प्रावधान है जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, चलिए ठीक है आप ला सकते हैं, ज़रूरत तो नहीं लग रही थी, लेकिन अगर आप लाए हैं तो आप बराबर तरीके से तो लाइए कम से कम, कि यहाँ पर किसी को ऐसा ना लगे कि अपने ही दोस्तों में बंटवारा हो जाए। यहाँ पर साथ की हम सारे सब हैं। आज अगर प्रोटेस्ट में आने के लिए मैं सोच रहा था कि इसे बोलूँ कि ना बोलूँ, कि भाई ये दूसरे वर्ग का, ये प्रोटेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। वो सामने से फ़ोन करता है कि भाई चल रहे हो कि नहीं प्रोटेस्ट में, मुझसे पूछ रहा है, तो ये हमारी दोस्ती के बीच में फिर दरार आएगी, बिल्कुल भेदभाव होगा, बंटवारा होगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम योगांत हुआ। अभी आप मुझे ये बताइए कि जो नियम लाए गए हैं वो आपको लगता है कि लाने की आवश्यकता थी? क्या ये समानता से, एकता से काम करेंगे? मैम, ये समानता से काम ही नहीं करेंगी, ये दूसरे वर्गों के बीच में दरारें फैलाएंगे।
और आपने उसमें क्लॉज भी पढ़ा होगा, जैसे SC/ST एक्ट में आदमी को पता तो चल जाता था कि उसने मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट लगाया। इसमें अगर विक्टिम चाहे तो वो ये अपनी आइडेंटिटी भी छुपा सकता है। अगर मतलब कोई फॉल्स केसेस लगाए आप पे और आपको पता भी ना चले किसने मेरे पे लगा कि कौन चला गया, तो ये भी इस चीज़ में है। तो ये समानता कहाँ क्रिएट करेगा? ये मिसयूज़ ऑफ दिस एक्ट क्रिएट करेगा और फॉल्स केसेस लगाएगा। आपने जैसे बोला कि फॉल्स केसेस, अगर मैं इसी से एक सवाल बना दूं कि आपको लगता है ये जो नियम लाए गए हैं इससे फॉल्स केसेस बढ़ेंगे और जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए परेशानी पैदा हो सकती है? ये परेशानी बहुत ज़्यादा पैदा करेगी मैम। ये मतलब अगर आप किसी कैंपस में घूम रहे हैं, अगर आपसे किसी की दुश्मनी है, वो तो आपके ऊपर बस ब्राह्मण है आप, उसके खिलाफ आपके खिलाफ SC/ST का मुकदमा दायर कर देगा, ऐसे ये UGC एक्ट ला देगा, फिर तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद। जनरल, और ये सब जनरल वालों के साथ, और किसी OBC को भी नहीं इंक्लूड किया गया। अब OBC को भी आप कुछ कह दीजिए, या कोई अपने दोस्ती में हम लोग कहते हैं यादव जी, अब इस पर भी कह दो तो इस पर भी मतलब क्या कहते हैं, आप पे वो लग जाएगा, आपकी डिग्री बर्बाद, आपकी पूरी डिग्री लेने से वंचित हो जाएंगे और फिर आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ये सब फलाना हो जाएगा। हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं सालों से कि दलित जो हो गए और जो पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स हो गए उनके ऊपर सालों से अत्याचार होता हुआ आया है, और कहीं ना कहीं वो बात अपनी उठा भी नहीं पाते थे क्योंकि वो प्रूव ही नहीं कर पाते किसी जनरल कैटेगरी वाले ने हमारे साथ शोषण करा है या कोई जाति सूचक शब्द बोले हैं। लेकिन अब जब वो उस चीज़ को प्रूव कर सकता है या फिर प्रूव नहीं भी हो पाया तो भी जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो क्या उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं? मैम ये नियम तो मैम ठीक, मतलब उतना भी मतलब इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए, इस पर सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए मैम। मतलब जैसे इसको मतलब मैम जनरल कैटेगरी के लिए एक प्रकार से अलग कर दिया गया है और बाकी कास्ट के लिए एक प्रकार से फेवर में कर दिया गया है। सबको समानता देनी चाहिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 कहता है मैम, राइट टू इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो जनरल वालों को भी लेके चलना चाहिए और बाकी सब वर्गों को साथ में लेके चलना चाहिए। मैम हम लोग इस बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और इस बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने पे ही हम लोग को कास्टिज्म देखने को मिलेगा, तो फिर हम लोग तो मैम कोई पढ़ाई हम लोग के करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई पे आपको लगता है कि असर पड़ेगा? शिक्षा ढंग से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? शिक्षा कहाँ ढंग से हो पाएगी? मेरा दोस्त SC है, ST है, वो उधर बैठेगा और मैं कुछ उससे पूछने के लिए शर्माऊंगा कि भाई वो SC/ST है, मैं उससे, वो तो मेरे को बताएगा नहीं, वो मेरे को करेगा नहीं। मैम ये एक प्रकार से सरकार का जातिवाद फैलाने के लिए वो है कि एक प्रकार से माध्यम है, ये जातिवाद फैलाएगा और हम लोग के क्लास में हम लोग को दूरियाँ फैलाएगा और ये एक प्रकार से वेपन की तरह काम करेगा। आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना होगा, बहुत बड़े नेता और अभी के समय में जो यूथ है ना बहुत उनको फॉलो करता है और जितनी वो रैलियाँ कराते हैं 50,000 से हमेशा ऊपर के लोग आते हैं, 50,000 से नीचे कभी गिनती नहीं जाती है। उन्होंने ये बयान दिया है अभी हाल ही में कि अगर UGC के जो नियम लाए गए हैं अगर वो वापस लिए गए तो हम जन आंदोलन करेंगे, हम महा आंदोलन करेंगे। मैम जन आंदोलन वो लोग तो मैम ये लोग ऐसा पॉलिटिकल एंटिटी यूज़ कर रहे हैं और इससे नुकसान हम लोग का है, जनरल वालों का है और उन लोग का नहीं है। वो लोग तो पॉलिटिकल एंटिटी यूज़ कर रहे हैं, बीजेपी में भी जितने लोग हैं वो लोग पॉलिटिकल एंटिटी यूज़ कर रहे हैं। उन लोग के लिए कुछ नहीं है, उन लोग के परिवार वालों को कुछ नहीं होगा। पिसेगा इसमें मिडिल क्लास वाला और गरीब बच्चा जो कि इसमें पिसने वाला है और कोई नहीं पिसने वाला। वो लोग तो पैसे दे के सेटलमेंट कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इस चीज़ में। तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ये नियम सही है उन बच्चों के लिए जो हमेशा से प्रताड़ित होते आए हैं, सोशली भी, एजुकेशनली, फाइनेंशियली भी? मैम ये नियम मैम कुछ लोगों के लिए सही है पर उतना भी सही नहीं है मैम। वही तो मैंने कहा आपसे, आप सरकार को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि इस पर मतलब ऐसा चीज़ होना चाहिए कि हाँ जो बच्चे वंचित हैं उनको बस ये एडवांटेज मिले, इसका मिसयूज़ ना हो। इसका मिसयूज़ अगर होने लगेगा तो वो हम लोग को क्षति पहुँचाएगा। और मैम आपने कहा जैसे कि मैम मतलब SC/ST वालों को मतलब बाथरूम ये वो, तो मैम उन लोग को भी तो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ये हो गए, तो उन लोग को भी एजुकेशन का मैम प्रोवाइड तो कराया जा रहा है। और यहाँ अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो यूनिवर्सिटी में अगर ये सब चीज़ के लिए पीछे वो फैलेगा तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना मैम। अगर मैं आपसे रिजर्वेशन पे लेके, आरक्षण पे लेके सवाल पूछूं तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा लोगों के मुंह से सुना जाता है कि रिजर्वेशन में भी जनरल कैटेगरी वालों को काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। अब UGC का भी पहाड़ उनके ऊपर टूट गया। मैम रिजर्वेशन में तो मैम जनरल कैटेगरी को मिल ही रहा है। आप देखिए, आप अगर यहाँ मतलब SC/ST में आप, कई मेरे दोस्तों में ही है मैम, वो लोग मैम आ रहे हैं मर्सिडीज़, ऑडी, इन सब बड़ी बड़ी गाड़ियों से, और जनरल कैटेगरी वाले बेचारे पैदल, पैसे भी नहीं है, रूम छोटे छोटे रूम लेके रह रहे हैं, छोटे छोटे वो करके रह रहे हैं, तो वो सब भी मैम है। तो ये तो वो हुआ ना मैम। 15% आरक्षण जो है OBC को दिया गया। हाँ मैम OBC मैम वो आरक्षण खत्म करना चाहिए मैम।
मैम रद्द करना नहीं चाहिए। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट लाना चाहिए मैम। क्रीमी लेयर मतलब मैम जो अब उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं उन लोग को मैम क्रीमी लेयर में डालना चाहिए, और जो उस चीज़ से वंचित है उन लोग को नॉन क्रीमी लेयर में लाना चाहिए। इस प्रकार से रिजर्वेशन करना चाहिए मैम। तब आप लोगों ने जो आवाज़ उठाई है आज आर्ट फैकल्टी से, ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी और आप लोग कब तक इसका विरोध करेंगे? मैम जब तक मैम यूजीसी रोल बैक नहीं हो जाएगा तब तक मैम विरोध जारी रहेगा, और मैम हम लोग करते रहेंगे जब तक मैम। आपने जैसे बोला रोल बैक, आपने बोला कि वापस लिया जाए, या तो वापस लिया जाए पहला ऑप्शन ये है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करे जाएं जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी बढ़िया हो। मैम जनरल कैटेगरी मैम किसी की बढ़िया नहीं मैम, मतलब ऐसा करना चाहिए कि सरकार को एकदम क्लैरिफाई करना चाहिए मैम, मतलब कि हाँ चलो SC ST वाले आपके वंचित हो रहे हैं, नहीं मिल रहा है उनको, वो हो रहा है मैम, पर उसके लिए कुछ ये करना चाहिए, नहीं कि जनरल कैटेगरी पे ही पूरा डाल दो कि जनरल कैटेगरी वाले ही कोई शोषण करने लगो तुम लोग। तो मैम ये तो मैम मतलब जैसे ये हो रहा है कि और उस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है जो पहले ज़माने में जनरल मतलब करते थे वो अब हम लोग के ऊपर वापस आ रहा है मैम। मतलब तो ये तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का देश डेवलप नहीं होगा मैम इस तरह हम लोग का देश जो डेवलपिंग नेशन का हम लोग वो लेके चल रहे हैं विकसित भारत का, वो तो नहीं हो पाएगा मैम इस तरह तो और कास्टिज्म फैलेगी, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब फैलने वाला है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल ठाकुर है। आवश्यकता थी यूजीसी के जो नियम लाए गए हैं? आवश्यकता थी नहीं थी उस पर मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जो पहले से SC ST एक्ट था, क्या वो इस जो कैंपस उसके 4 दीवारी को लांघ नहीं रहा था, जो आपने फिर से एक कानून लाया। क्लॉजेस है बहुत सारे, जिसमें सबसे वाला है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन पाया जाता है तो इसमें कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। तो हो सकता है कि कोई मेरा दोस्त हो और उसको मुझसे रंजिश निकालनी हो और मैं स्वर्ण समाज से आता हूँ तो वो तो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर जाएगा, तो मेरा तो करियर खराब हो गया ना। तो इस पे हमें सबसे बड़ी आपत्ति इस पे है कि पेनल्टी होनी चाहिए, डर होना चाहिए कि कोई फॉल्स कंप्लेन न करे। और इसके बाद दूसरा इसमें यह है कि आपने डिस्क्रिमिनेशन का जो परिभाषा उसमें आपने SC ST OBC को डाला है। पहला इसमें सबसे पहले हमें जो आपत्ति है उस पर है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन पाया जाता है तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। तो हो सकता है हम 4-5 दोस्त थे, कैंपस में होते, हम जाति देख के दोस्ती नहीं करते, उसमें SC ST भी होता है OBC भी होता है, तो हो सकता है उससे उसको मेरी कोई बात लग गई या वो आपसी रंजिश हो गया हम आपस में, तो वो तो कंप्लेन कर देगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा पहली बात। दूसरी बात, आपने जो डिस्क्रिमिनेशन की डिफिनेशन जो बताई उसमें आपने SC ST OBC को शामिल किया, लेकिन इससे तो ये ऑटोमेटिकली ये साबित हो जाता है कि जो स्वर्ण है वो शोषक है। आपने पूरे समाज को एक तरह से आपने हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया है, तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है समानता नहीं बढ़ेगी, असमानता ही आएगी। क्योंकि उसके बाद तो स्वर्ण है ना सोचेगा ना कि मैं दोस्ती करूं तो किससे करूं, OBC से करूं, SC से करूं, ST से नहीं करूं कि नहीं करूं। हो सकता है कल को वो मेरी बात को बुरा मान जाए। दोस्ती में तो हंसी मजाक तो होता ही है, हम आपस में कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है उसने दिल पे ले लिया हो और जाके कंप्लेन कर दे, तो मेरा तो करियर खराब हो गया। तो इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। और सरकार की तरफ से सबसे बड़ी कमी है, कानून आने के बाद कोई डायलॉग एंड डिस्कशन नहीं हो रहा है। सरकार को आके पूर्णतः पॉइंट बाय पॉइंट अपना सारा पक्ष रखना चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें आगे क्या करना है। सरकार कुछ बोल नहीं रही है, पूरा जो पसोपेश की स्थिति बना के रखी है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जल्द से जल्द हमारी बातों को सुनना चाहिए। आपने बोला कि अगर कोई SC ST वर्ग का बच्चा है उसके ऊपर फाइन नहीं लगाया जाएगा, अगर वो दोषी नहीं पाया जाता कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा, पहले फाइन लगा दिया जाता था, ठीक है। 2012 का जो गाइडलाइन था उसमें यह था कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो अगर पाया जाता कि फॉल्स है ये, तो उसमें पेनल्टी था, लेकिन इसमें हटा दिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो इसमें कोई कंप्लेन कर रहा चलते लोग कंप्लेन करते फिरेंगे सब पे। लेकिन पहले ऐसे बहुत से केसेस भी आते थे जिसमें देखिए बच्चा तो प्रूफ नहीं कर पाया लेकिन फाइन लग जाता था, तो कहीं ना कहीं जो SC ST वाले वर्ग के बच्चे थे वो डर जाते थे कि अगर भाई मैं इस पे अगर चार्ज लगा भी दूंगा तो मेरे पे अगर वो फॉल्स कंप्लेंट आ जाएगी, वो तो प्रूव ही नहीं हो पाएगा। अब उसके पास एक थोड़ा बेनिफिट ये भी है कि पेनल्टी जो है, फाइन चार्ज जो हटा दिया गया है। लेकिन इसमें तो ये भी है ना कि अगर मेरे पे कंप्लेन होता तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझे प्रूफ करना है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ तो मेरे पे है, तो उसको डरने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। और इससे पहले भी हम देखते हैं, इससे पहले जो कानून है SC ST प्रिवेंशन अगेंस्ट एट्रोसिटी, उसमें तो हम देखते हैं कि कोर्ट का ही डिसीजन है कि 95 से 92% जो केसेस है वो फॉल्स है, तो इसकी क्या गारंटी इसका मिस यूज नहीं होगा और ये बैकफायर नहीं करेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं लाने की आवश्यकता थी या नहीं थी, या फिर ये जो नियम लाए गए हैं आपने जैसे फॉल्स एलिगेशन का उठाया, आपको लगता है कि बच्चों में दरार पैदा कर सकता है या पढ़ाई लिखाई में इसकी दरार पैदा हो सकती है, एजुकेशन ढंग से हो पाएगी कॉलेजेस में? अभी जिस प्रकार से कानून का स्वरूप है गाइडलाइंस का, उसमें तो हो सकती है। अगर इसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए तो कानून बढ़िया साबित हो सकता है। जैसे हम देखते थे कि नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे थे उनके साथ भेदभाव होता था, उनको चिनकी चाउमीन बुलाया जाता, इसमें एक चीज़ ऐड किया गया है, रेस, नस्ल और बर्थ प्लेस। तो इससे ये होगा कि उनके खिलाफ जो नस्लवादी जो टिप्पणियां होती थी वो बंद होगा। लेकिन इसमें यह है कानून सही है, सरकार की मंशा क्या सरकार स्पष्ट करे, और जिस पे आपत्ति है उस पे सरकार को संशोधन करना चाहिए। जातिवाद भेदभाव की जो संख्या है, परसेंटेज जो है कम हो पाएगी ये जो नियम लाए गए हैं UGC के?
जिस स्वरूप में, उस स्वरूप में तो बिल्कुल इन होगा, और बढ़ेगा ही, ग्रुप बन जाएगी जातियों के अलग अलग। तो किस स्वरूप में लाना चाहिए था? आपने इसमें सबको ऐड करिए ना, आप इसको डिस्क्रिमिनेशन की डिफिनेशन आपको जनरल को भी ऐड करिए, क्योंकि उनके साथ भी तो भेदभाव होगा। आपने तीनों को ऐड कर दिया, उसको हटा दिया, तो इससे तो क्या होगा कि कल को स्वर्ण समाज का बच्चा दोस्ती करने से पहले 2 बार सोचेगा कि अगर मैं इससे दोस्ती करता हूँ, कल को ये मेरे खिलाफ कंप्लेन कर देगा, मैं क्या करूँगा। और आपने ये भी दे रखा कि अगर बात भी नहीं करता है तो वो आप उस पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा देंगे। लेकिन मेरा आर्टिकल 21 कहाँ गया, राइट टू चॉइस। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई स्वर्ण समाज की लड़की आती है, उसको कोई प्रपोजल देता है, लेकिन उसको वो लड़का पसंद नहीं, कोई और कारण है, जाति नहीं होगा, वो जाके कल कंप्लेन कर देगा। लेकिन उस लड़की का राइट टू जो चॉइस है आर्टिकल 20 वो कहाँ गया, उसकी बात कौन करेगा। एक केस आया था एंजल चकमा का कुछ समय पहले ही। वो बच्चा जो था वो लड़का भारत का ही था, लेकिन उसको नेपाली कह के, उसको चाइनीज कुछ ऐसे शब्द कह के उसको मार दिया गया जान से, और एंड में उसने ये बोला कि मैं भारत का ही हूँ। तो आपको लगता नहीं कि ये जो नियम लाए गए वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पक्ष में है जिन बच्चों को जातिवाद भेदभाव का सामना करना पड़ता है? मैंने इससे पूर्व ही कहा था कि ये कानून में कुछ संशोधन होने के बाद बहुत अच्छा, जैसे इसमें ऐड किया गया पहली बार कि जो बर्थ प्लेस उसके और रेस के अनुसार किसी पे भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, तो अच्छा है, ये बात तो बहुत अच्छा डाला गया। क्योंकि मैंने भी देखा है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई उनके साथ चाउमीन, मोमोज और पता नहीं क्या क्या कह के उनको चिढ़ाया जाता है, तो इस पर रोक लगाने के लिए सही है। लेकिन जो जिस पे आपत्ति है स्वर्ण समाज को या जो जिनको आपत्ति है उस पर विचार होना चाहिए, कानून में संशोधन होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शांतनु कुमार हुआ। क्या मारने वाले नॉर्थ ईस्ट के सारे सवर्णी थे कि उसमें सभी कम्युनिटी के लोग? तो हमारी सरकार से डिमांड है कि पहले से जब आपके पास एंटी रैगिंग का कानून था, आप उसको और स्ट्रिंजेंट कर देते हैं। आप यहाँ पे पुलिस प्रशासन लाकर झूठे केस लगाने का, और या तो इसमें संशोधन कर दो कि सभी बच्चों के खिलाफ जिसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा वो कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा इसमें प्रोविजन जोड़ दे कि झूठे केस में सजा का प्रावधान है। और हमारी किसी से ऐसे नहीं है कि सिर्फ किसी जाति वर्ग के खिलाफ हमारा आंदोलन है, हम सब आर्टिकल 14 समानता के बात कर रहे हैं। 2 मांगे हमारी, या तो वापस ले ले या 2 प्रोविजन ऐड कर दे। अब आप जो कह रहे हैं कि या तो वापस ले ले या 2 प्रोविजन ऐड कर दे, आप 2 प्रोविजन बताइए जो ऐड कर देने चाहिए ताकि जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो समस्या अभी उठ रही है इस नियमों की वजह से वो ठीक हो जाए। एक प्रोविजन है कि फॉल्स केस अगर होता है उसके लिए सजा का प्रावधान ऐड कर दे। अगर कोई छात्र राजनीति से मोटिवेट होकर किसी पे फॉल्स एलिगेशन करता है तो उसके लिए पनिशमेंट, और साथ में उसे जिस पे फॉल्स एलिगेशन लगता है उसको कुछ मुआवजा मिले। और दूसरी है कि कमेटी में सभी को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं है कि सवर्ण उसमें मैंडेटरी होंगे, एक मेंबर उसमें मैंडेटरी कर दिया जाए। और दूसरे कि किसी भी छात्र के खिलाफ भेदभाव होगा, या सवर्ण हो या ओबीसी हो, SC ST हो, एनीवन कैन कंप्लेन। ये जो नियम लाए गए हैं इससे स्वर्ण समाज के जो बच्चे यानी जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको भेदभाव की समस्या देखनी पड़ेगी। भेदभाव की समस्या तो देखनी पड़ेगी, उनके मन में हो जाएगी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। वो क्लास में एंटर करने से पहले, दोस्ती करने से पहले, किसी के साथ बात करने से पहले, हंसी मजाक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली एक भेदभाव का बीज भविष्य के लिए पहले ही बो दिया जाएगा। वो अगर आगे चल के किसी भी पोस्ट पे जाते हैं उनके मन में पहले से जातिगत भेदभाव होगी। चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने ये बोला कि अगर यूजीसी के नियम जो है वापस लिए गए तो मैं जन आंदोलन करूंगा, देश में विरोध प्रदर्शन करूंगा। तो आप चंद्रशेखर जी से ये पूछिए कि जो आप विरोध कर रहे हैं, जन आंदोलन करेंगे कि किस बेसिस पे करेंगे? क्या आपने बिल का नाम पढ़ा सही से? चंद्रशेखर जी से मेरा ये सवाल है कि आपने बिल का नाम पढ़ा? इक्विटी की बात करते हैं आप, एक कैटेगरी को निकाल के आप इंक्लूजन एकदम एक्सक्लूड कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि हम जन आंदोलन करेंगे। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं आपसे कि आप इस बिल को लाइए पर हमको भी इंक्लूड करिए। क्या हमारे साथ काश्मीर में नहीं होता? क्या JNU में नहीं होता? क्या JNU की दीवारें उनको प्रूफ नहीं है कि? अरे हम तो आपसे ये कहते हैं कि प्रूफ कई प्रकार के होते हैं, सुना हुआ, पर हम तो आपको रिटन प्रूफ दिखा रहे हैं। JNU में, BHU में वो काश्मीर में नहीं है क्या? क्या हमारी काश्मीर नहीं आती क्या? क्या हमारे साथ काश्मीर नहीं होता? क्या हमारे साथ उत्पीड़न नहीं होता? ये बताइए, आप उनसे पूछिए कि हमने आपसे एक बार भी कहा कि हम एक पॉजिटिव माइंड, लीगल माइंड की तरह आपसे बोल रहे हैं कि आप इसको रोल बैक करिए, त्रुटियों को ख़त्म करने के बाद आप लेकर आइए। तो आप बोलते हैं कि फिर आप जाते हैं कि हमें आपके 14 दिन का इंतज़ार करिए, हम आपको देते हैं। अरे भाई, आप इतने बड़े लॉ मेकर्स हैं, आप ऐसा ब्लैक लेटर लॉ ला रहे हैं, तो आपने पहले नहीं दिखा था क्या ये कि हाँ हमें इसमें त्रुटियाँ हैं, थोड़ी डिस्पेरेंसीज कम करें? तो आप इसका एम्बिट इतना बड़ा कर देते हैं कि आप पहले उनको परपिट्रेटर बना दिया जनरल कैटेगरी को। आपके हिसाब से ये जो नियम लाए गए हैं इनमें क्या क्या प्रावधान करने चाहिए ताकि वो एक सही मार्गदर्शन दे सके इक्वालिटी का?
तो जिसमें प्रावधान ये होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी को इंक्लूड करना चाहिए और ये जो कमेटीज़ हैं, विजिल कमेटीज़ हैं, इनका एजेंडा डिफाइन करना चाहिए और इनका जो वर्किंग है वो डिफाइन होना चाहिए पूरा का पूरा। और ये टाइम पीरियड दिया गया है इनकी कमेटीज़ को वर्क करने का कि 7 दिन में ये करना है, 24 घंटे में करना है, टाइम फ्रेम बढ़ाना चाहिए और जो भी फॉल्स केस करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और इसमें ऐड करना चाहिए इनको, जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें जो क्लोज है नेचुरल जस्टिस का वो कभी ना छूटे, वो लूप होल ना रहे कि हाँ ये लूप होल है, ये लूप होल का लोग यूज़ कर रहे हैं। और जो बच्चे जिसके साथ ये हुआ है उसका डिफेमेशन हुआ है, क्योंकि देखिए रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एक बार बिगड़ गई वो बिगड़ गई, दैट कैन नेवर बी रिस्टोर्ड, नेवर बी, माइंड माई वर्ड्स, नेवर बी रिस्टोर्ड। और आप ये ऐसी चीज़ है उनके साथ जो मेंटल ट्रॉमा होगा उनको आप एकदम कंसल्टेशन कीजिए, कंसल्टेंट करिए उनके साथ और उनकी हेल्प करिए कि उनको स्प्रेड करिए ऐसे कि हाँ इनके साथ गलत हुआ। और जो परपिट्रेटर है इस चीज़ का, जिनने फॉल्स केस करा है अपने मेलाफाइड इंटेंशंस के लिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उसको बताना भी चाहिए, उसको एग्जांपल सेट करना चाहिए इन लोगों का कि अगर आप ऐसे यूज़ करोगे इनको लॉस को तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भरत चौधरी है। कुछ महीने पहले एक केस आया था एंजल चकमा का, आपने सुना भी होगा। उस लड़के को नॉर्थ ईस्ट की साइड से वादा था, भारत का ही नागरिक था, उसके साथ रेसिज्म करा गया, उसको अपशब्द बोले गए और उसके बाद उसे जब उसका विरोध करे तो उसको जान से मार दिया जाता है। तो आपको लगता नहीं जो बच्चे ऐसे प्रताड़ित करे जाते हैं उनके लिए ये जो नियम है बिल्कुल सही लाए गए हैं? देखिए, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन और गलत के खिलाफ कानून होने चाहिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्ट आया है, मैं तो ये कहता हूँ किसी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन उसको लाने की एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है। ये जो कानून आया है इसमें कई सारी खामियां हैं। एक तो इसमें जो कोई भी पर्सन किसी के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा या सूचना दे, आरोप दे, फॉल्स एलिगेशन लगाएगा, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। दूसरा ये है कि अगर उसके फॉल्स एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं कि इसने गलत आरोप लगाए थे तो उसको कोई सज़ा नहीं है। अब आप इसमें एक बात बताइए कि अगर मुझे ये हक मिल जाए कि मैं किसी को भी थप्पड़ मार दूं, मुझे सज़ा नहीं होगी और मेरी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होगी, मेरा डिफेमेशन मेरे पे बनेगा ही नहीं, तो मैं तो यहाँ से वहाँ तक सब पे थप्पड़ मारता जाऊँगा, मेरे अंदर डर ही ख़त्म हो गया। दूसरा इसमें यह है कि इन्होंने SC ST OBC EWS इन सबको इंक्लूड कर लिया, इन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड को इंक्लूड नहीं किया है, जनरल को, तो जनरल कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया है। तो क्या ये प्रिज्यूम करके चल रहा है कि एक वर्ड विशेष है जो ही सबके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करता है। इन्होंने इसमें वुमेन को इंक्लूड नहीं किया है, तो क्या आप मानती हो कि वुमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? होता है ना। जब आपने EWS को भी इसमें इंक्लूड कर दिया तो वुमेन को भी आपको इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। तीसरा इसमें यह है कि इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी इसमें माना जाएगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की परिभाषा आप कैसे समझोगी? वाइडर इंटरप्रिटेशन होगी ना ये, तो वाइडर डायरेक्ट का तो ये है कि मैंने आपसे बोल दिया, लिख के दे दिया, चलो वो तो समझ में आता है। इनडायरेक्ट का क्या है? इनडायरेक्ट का क्या ये मतलब है कि आप मेरे पास खड़े हुए मैं आपसे दूर ऐसे करके चला गया, आप तो इसको भी इनडायरेक्ट तरीके से डिस्क्रिमिनेशन मान सकते हो ना। इससे क्या होगा कि आपसी जो संबंध हैं बच्चों के वो भी खराब होंगे, शिक्षक स्टूडेंट के रिश्ते खराब होंगे, है ना। तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि इसकी जो इक्विटी कमेटी बनेगी, इसमें आपने SC ST OBC वुमेन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड कर लिया आपने। इसमें जिसके अगेंस्ट में आप बोल रहे हो कि एक वर्ण विशेष के ही सबके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई? और इक्विटी तो इसमें बात ही नहीं है कि इक्विटी तो तब होती है आप सभी को समानता से इसमें अधिकार देते, डिस्क्रिमिनेशन तो क्योंकि किसी के भी अगेंस्ट में हो सकता है। तीसरा ये है कि इसमें आपने बोला है कि 24 घंटे में रिव्यू होगा और 15 से 30 दिन में फाइल बना के देनी होगी और नेक्स्ट 7 डेज़ में उसका जो हेड होगा कमेटी का उसको उसका डिसीजन देना है। अगर उससे डिसीजन से छात्र खुश नहीं है तो वो नेक्स्ट 30 डेज़ में लोकपाल के पास जाके अपील कर सकता है। और अगर यूनिवर्सिटी ने उसका डिसीजन नहीं दिया तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है, उसका डिग्री देने की क्षमता रोकी जा सकती है, धारा 12B के तहत उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है। अब आप एक बात बताइए कि उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया तो वो तो अपनी कुर्सी और फंड बचाने के चक्कर में जो जिसने फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, जिसने एलिगेशन लगाए उसको खुश करने के चक्कर में वो तो गलत डिसीजन भी दे सकती है। तो आप ये बताइए जिसके अगेंस्ट में केस आरोप प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है उसका तो आगे की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी।
खबर भी सामने आ रही है, अगर कोई पिछड़े वर्ग का बच्चा सामान्य वर्ग के ऊपर आरोप लगा देता है कि इसने मेरे साथ भेदभाव या किसी भी तरह के अपशब्द इस्तेमाल करे हैं, तो जो टीम बिठाई गई है जो जांच पड़ताल करेगी उसमें एक भी स्वर्ण वर्ग का ऑफिसर मौजूद नहीं होगा, सारे पिछड़े जाति के। तो आपको लगता है कि जो डिसीजन निकल के आएगा वो निष्पक्षता से निकल के आएगा? देखिए कि जैसे जजेस होते हैं, है ना, 2 बेंचेस जजेस की बेंच होती है, वो जब स्प्लिट वर्डिक्ट देते हैं किसी भी चीज़ की तो वो हायर बेंच के पास जाता है, जिसमें कि 3 जज होते हैं या 5 जज होते हैं, और इसलिए रखे जाते हैं ताकि मेजॉरिटी से डिसीजन जा सके, है ना। हिंदू से रिलेटेड कोई भी केस है, अगर आप उसको शंकराचार्य को ही दे दोगे तो वो तो हिंदू धर्म के फेवर में ही देंगे ना, वो अंग्रेज में क्यों लेके जाएंगे? जब रिप्रेजेंटेशन ही मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म कोई भी धर्म हो गया, उसका रिप्रेजेंटेशन ही 0 आप कर दोगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो सही डिसीजन की? अक्सर से कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वो नहीं निकल के आएगा। जी बिल्कुल। स्वर्ण वर्ग का ऑफिसर बिठाना चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें इनको क्या करना चाहिए कि जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें सारे ही जाति के जितने भी, अगर सबको इंक्लूड करना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी के अगेंस्ट हो सकता है, सभी को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तीसरा ये जो भी इसमें कमेटी बनाई जाएगी उसमें ये ऐसा कर सकते हैं कि रिटायर्ड जजेस को बिठा सकते हैं, या जो यूनिवर्सिटी से जिसका कोई लेना देना ना हो उस ऑफिसर को बिठा सकते हैं, ताकि निष्पक्षता से जांच आ सके।